नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। डी ट्रिपल एस बी वेलफेयर ऑफिसर की प्रिपरेशन के क्रम में ये 10वां वीडियो होगा, जो आपके डी ट्रिपल एस बी वेलफेयर ऑफिसर में जो क्वेश्चंस आने हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे जो जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे और जो 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा। जनरल अवेयरनेस मीन्स कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा जाएगा, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी भी पूछी जा सकती है, यानी मिक्स होंगे। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्रिमिनोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, ये सारे चीज़ मिक्स होंगे। तो जो डोमेन आता है सोशोलॉजी सोशल वर्क का, उसमें कुछ एक्ट के पार्ट होंगे, तो उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो देश चलता है वो डायरेक्टली संविधान से चलता है। देश में जो अपराध होते हैं वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से उसको जो है टैकल किया जाता है। तो सबके अपने अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपको ये जरूर जरूर को रिलेट कराना आना चाहिए कि कहाँ वायलेशन हो रहा है किसी के राइट्स का, कहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल काम करेगा, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज हैं वो कहाँ पे काम करेंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी ओवरव्यू के लिए मैं ये दो कंटेंट है, एक टेक्स्ट बुक का है और एक और कोचिंग का है, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन्होंने बहुत इलेबोरेटिव बनाया हुआ है, आप लोग भी देख के इनके साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इनको क्रेडिट देना एक बेटर एटिकेट होता है। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले से ही बता दूँ, जिससे ये ना लगे आपको कि मैंने तैयार किया। तो ये मैंने नहीं तैयार किया, ये बायजूस का है। और ये जो कंटेंट है ये है टेक्स्ट बुक का। तो बहरहाल फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे कहना पड़ रहा है, अभी तक मैं वीडियोस में कहता नहीं था, क्योंकि जो व्यूज़ आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा नॉन सब्सक्राइबर्स के हैं। यानी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो देख रहे हैं, बट जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं। इट मीन्स कि जो देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर होता है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें जो तैयारी कर रहा है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो एट द टाइम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड इट वाज डिवाइडेड इनटू 395 आर्टिकल्स। जब बना था तो 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, यानी 22 पार्ट एंड 8 शेड्यूल्स, 8 अनुसूची थी। तो इतने पार्ट्स में जब ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। ऑलरेडी द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, it has now grown to 448 article in 25 parts, 12 schedules with 5 appendixes and 98 amendments। तो ये 98 को आप छोड़िए, अब 106 पहुंच चुका है, यानी 106 अमेंडमेंट हाल फिलहाल में हुआ है। तो इस डेटा को अपडेट कर लेना, बाकी मैं किसी दिन करवाऊंगा इस पे भी क्वेश्चंस कि क्या अमेंडमेंट हुआ है। आपको ऐसे जानकारी के लिए बता दूं तो जो लोकसभा, विधानसभा में सीटें हैं, जिस तरीके से न्याय ग्राम मतलब त्रिस्तरीय पंचायत पे जो रिजर्वेशन होता है विमेन के लिए, उसी तरीके से 1/3 यहाँ पे भी रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है। तो वही है 106वां जो संविधान संशोधन। तो अब 448, 25 पार्ट और 12 अनुच्छेद, 12 अनुसूची हो गई हैं। तो ये जो 448 आर्टिकल है, अभी भी ओरिजिनल 395 ही कंसिडर किया जाता है। ये सब सेक्शन है उसके, जैसे 395 का 395 ए, 395 ए का भी सब सेक्शन, तो इस तरीके से 448 हो गया है। और बाकी 25 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूची हो गई है और 5 अपेंडिक्सेस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हुज चीफ आर्किटेक्ट was Dr. Bhimrao Ambedkar was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into force on 26 जनवरी 1950। तो ये डेट आपको याद रखना चाहिए। जब पूरी तरीके से लागू हुआ है तो वो डेट है 26 जनवरी 1950, और जो पार्शियली लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे एक तर्क है कि जो लाहौर में पहली बार स्वतंत्रता के लिए जो हुंकार भरी गई थी वो 26 जनवरी 1929 में ही भरी गई थी। तो इसीलिए 1950 26 जनवरी का दिन चुना जाता है। इट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड एंड कैन नॉट बी ओवरराइडन by the parliament. This article talks about the parts of the constitution as well as
इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो बताया जाएगा, इसमें वही चीज इसमें पिक्चोरियल फॉर्म में दिखा दिया है। अब देख लेते हैं पार्ट्स क्या है। फर्स्ट पार्ट है यूनिट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 1 से 4। दूसरा पार्ट है सिटीजनशिप, यानी इसमें नागरिकता की बात करी गई है, 5 से 11 अनुच्छेद। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर ही जो अभी लोग लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया है, तो ये अधिकार है सर लोकसभा और मतलब यानी विधायिका को कि वो जो है किसी स्टेट की बाउंड्री को रीसेटल कर सकते हैं। तो उसी बिहाफ पे हुआ है। एंड थर्ड है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, 12 से 35। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट है 4। और आर्टिकल है 36 से 51 यानी 36 to 51। ये बाद में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल है 51A। पार्ट 5 द यूनियन, the executive, parliament, legislative powers of the president, the union judiciary, controller and auditor general। ये एकदम रटा होना चाहिए कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 148 to 151 ये आता है, तो 148 आपको पता होना चाहिए। और ये यहाँ तक जो पार्ट 4A तक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, है ना, कि 1 से 4 यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप 5 to 11, फंडामेंटल राइट्स 1235, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 36 से 51, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। यहाँ तक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यही तक ज्यादातर पूछा जाता है। बाकी तो आपको पता होना चाहिए मेजर मेजर, जैसे ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। 6 है द स्टेट्स, तो जैसे द यूनियन है वैसे द स्टेट्स है। जनरल डेफिनेशन ऑफ स्टेट 152, एग्जीक्यूटिव 153 to 67, स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव ये आप पढ़ते रहना आराम से। बट जो मेजर है वो बता दिया आपको। ये 8वां पार्ट है द यूनियन टेरिटरीज, 239 से 241। 9वां पार्ट आपको बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये त्रिस्तरीय पंचायत का जो गठन हुआ इसी अमेंडमेंट के बाद हुआ है। तो अमेंडमेंट में ही ये सूची जोड़ी गई थी, पहले 8 थी। तो ये जो 9वां भाग है द पंचायत, 243 to 243O। उसके बाद में 9th A द म्यूनिसिपालिटीज, 9th B द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए याद रखना 10वां भाग है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, 244 to 244A। तो 244 आर्टिकल किसके लिए है, एसटी के लिए है, ये हमेशा आपको रटा होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स यानी केंद्र राज्य संबंध जो है 245 to 255। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 56 to 263। फाइनेंस प्रॉपर्टी इन कॉन्टैक्ट्स ये 264 to 290 में आएगा। उसके बाद में राइट टू प्रॉपर्टी जो 300A था, इसको फंडामेंटल जो राइट्स थे वहां से हटा दिया गया था और 300A में इसको रखा गया। आर्टिकल 301 to 307 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भाग 13 में आएगा। भाग 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने की ज़रूरत है। और उसके बाद में एक लैंग्वेज का है, जो लैंग्वेज वाला आपको पता होना चाहिए 343, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। तो 343 344 के अंदर ये लैंग्वेज का जो है, हिंदी है हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश होगा, इसके बारे में बात की गई है। तो अब ये जो ऐड किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत भाग 4A डाला गया, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल सॉरी ये ड्यूटीज हैं आपके, जो फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया। उसके बाद में 42वें अनुसंधान संशोधन से ही भाग भाग 14A। और उसके बाद में 74वें संविधान संशोधन में भाग 9A और 97 में भाग 9B। तो ये आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुए हैं। और रिमूव किया गया है 7वें अमेंडमेंट में पार्ट 7 को। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 1 है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, आर्टिकल 3 न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एटसेट्रा, आर्टिकल 13 में लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ। और
ऑन द बिहाफ ऑफ कास्ट क्रीड इन सब के आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 में आएगा। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में इक्वालिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो भी रिक्रूटमेंट किया जाएगा उसमें समानता का भाव रखा जाएगा। आर्टिकल 17 सभी को पता होगा, अस्पृश्यता का सिद्धांत यानी एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। पहले जैसे राजाधिराज और महाराजा की उपाधि दी जाती थी, तो अब ये सब नहीं दिया जाएगा। उपाधि अब सिर्फ जो कह सकते हो गवर्नमेंट ने कुछ राइट्स रिजर्व कर रखे हैं, जो गवर्नमेंट देगी वही उपाधि दी जाएगी, है ना। तो इस तरीके से 19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स टू फ्रीडम, पॉपुलरिटी नोन एज राइट टू फ्रीडम, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल 19 है। अब उसमें सब सेक्शन में 19A में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता। 19B में राइट टू पीसफुल असेंबली, यानी एक संगठन असेंबली बनाने की स्वतंत्रता है 19B में। 19C में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। 19D में राइट टू मूव फ्रीली थ्रू इंडिया, कहीं भी आ जा सकते हो भारत में। 19E फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एंड रेजिडेंस। 19F omitted as fundamental right governed by article 300A, जो प्रॉपर्टी का राइट था, तो इसको हटा दिया गया 19F को, और वो 300A में रख दिया गया। 19G फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ही आधार पे डिग्निफाइड डेथ की बात करी गई थी, जो डिमांड की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसी के बिहाफ पे यूथनेसिया आया। यूथनेसिया, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया दो टाइप की होती है। तो एक्टिव यूथनेसिया में डायरेक्ट पॉइजन के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं इंसान को डिग्निफाइड डेथ के लिए। वो पूरी प्रोसेस है, उसको किसी दिन डिस्कस कर लिया जाएगा। और जो पैसिव यूथनेसिया है उसमें जो सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे अगर पेशेंट लगातार कई सालों से सपोर्ट सिस्टम पे है, आईसीयू में है और वेंटिलेटर पे है, तो वो वेंटिलेटर हटा लिया जाता है, उसको पैसिव एथनेशिया बोलते हैं। तो इसी आर्टिकल 21 के तहत ही उसकी डिमांड की गई थी कि यदि हमारा जीवन पे अधिकार है तो हमें एक इज्जत भरा जो है मौत का भी अधिकार है, डिग्निफाइड डेथ का, हम घुट घुट के क्यों मरें। 21A राइट टू एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। 23 प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। अब यहाँ पे याद रखना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर में लेबर लॉ काम करता है। एज पर लेबर लॉ, तो चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत जो चाइल्ड काउंट होगा वो बिलो 18 नहीं काउंट होगा, वो होगा 14 वर्ष तक के बच्चों को चाइल्ड के तौर पे माना जाएगा। 14 से ऊपर जो बच्चा होगा, 15, 16, 17, 18 साल तक के, 18 साल से कम तक का, उस बच्चे को आप काम करवा सकते हो, बट नॉन हजार्डियस प्लेस पे। अगर हजार्डियस प्लेस है तो वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में 24 है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये सॉरी, उसमें मैंने बोला था, तो ये जो है चाइल्ड लेबर इसमें आ जाएगा, वो उसमें लेबर की खरीद फरोख्त की बात करी गई है, और इसमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर 24 है। तो एज पर चाइल्ड लेबर एक्ट जो हमने आपको भी बताया वही इसमें कंसीडर किया जाएगा। 25 में फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन फ्रीली। जिस धर्म को आप फॉलो करते हो वो धर्म आप उस धर्म की प्रचार प्रसार कर सकते हो, पूजा पद्धति आप अपना सकते हो, कोई आपको मना नहीं कर सकता। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक हैं, अपना उनके उनको भी अपना अधिकार है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। तो यहाँ पे कोई भी आपको फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कोई आपको जो है मिसलीड कर रहा है, तो उस बिहार पे आप रिट डाल सकते हो। इसको बहुत ही मतलब इसी को आर्टिकल 32 को ही आत्मा कहा था संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। उसके बाद में आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेके बहुत वो मचा हुआ है। यूसीसी जिसको बोल रहे हैं, समान नागरिक संहिता का अधिकार, यानी सबके लिए समान जो है कानून होना चाहिए। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य, जो आपके अधिकार अगर हैं तो आपके कर्तव्य भी हैं, तो उन कर्तव्यों में आप देख सकते हैं उसमें सब सेक्शन में कि क्या क्या आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो आपके कह सकते हो कि
देश की धरोहर है उनका रक्षा करना, पर्यावरण को हानि ना पहुंचाना, गवर्नमेंट जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको हानि ना पहुंचाना, ये सब आपके ड्यूटीज में आते हैं। 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा, माफ करने की जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास, किसी का डेथ पेनल्टी भी माफ कर सकते हैं, क्षमादान की शक्ति जिसको बोलते हैं, तो आर्टिकल 72 में है प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के क्या ड्यूटीज हैं वो 78 में डिस्क्राइब है। 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। 93 द स्पीकर एंड ड्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो जो लोकसभा का स्पीकर उसकी क्या ड्यूटीज है वो 93 में है। 100 में वोटिंग इन हाउसेस। 105 में पावर प्रिविलेज एटसेट्रा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के मेंबर है उनके पावर्स क्या है वो 105 में है। 106 सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो सैलरी कितनी मिलती है, अलाउंस कितना मिलता है, 106 में है। 108 में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो संयुक्त सभा लगती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो 108 में। 109 से 110 मनी बिल्स, जो वित्तीय संबंधित बिल होते हैं वो 109 से 110। 112 बजट, बजट के लिए 112 आर्टिकल। 123 प्रेसिडेंट्स पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस वाइल पार्लियामेंट इन रेसेस, कोई भी जो कानून बनाने के लिए फाइनल मोहर लगती है वो प्रेसिडेंट लगाता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि उस पर वो विचार करे या अपने पास रख ले, वो जो बीटो पावर जिसको बोलते हैं वो 123 में प्रेसिडेंट के पावर होती है। 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। 139 Supreme Court's powers to issue certain writs. 141 Supreme Court's law binding on all courts. 148 49 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो अभी 148 का हम डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। 161 पावर ऑफ गवर्नर्स टू ग्रांट पार्डन, गवर्नर को भी जो है क्षमा करने की शक्ति प्राप्त होती है स्टेट लेवल पे। 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जैसे अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल का होता है ऐसे एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल का होता है। 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री के कितने ड्यूटीज हैं वो 167 में डिफाइन किए गए। 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस इन हाई कोर्ट्स। 224A में अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस इन हाई कोर्ट्स। 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स। 280 फाइनेंस कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, 280 पूछा जा चुका है। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। 324 इलेक्शन कमीशन, जिसपे आजकल खूब क्वेश्चन उठ रहे थे। 335 SC एंड ST क्लेम टू सर्विस एंड पोस्ट। 343 ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज वाला आपको पता होना चाहिए, इस पे पूछा जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी 352, 56 और 60। अब 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में प्रेसिडेंट्स रूल्स इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब वित्तीय संकट आ जाती है तो 360 के तहत उसमें जो है इमरजेंसी लगाया जाता है, वहां पे राष्ट्रपति का शासन हो जाता है। 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 368 अनुच्छेद है इसी के तहत संविधान में मूलभूत समय के हिसाब से चेंज करने की पावर है 368 के तहत। 370 टेम्पररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब इसको जो है हटा दिया है धारा 370 को, तो अब धारा 370 हटने के बाद जैसा और जगहों के लिए कानून है वैसा ही जम्मू के लिए कानून है, उनका अलग से अपना झंडा, अलग से अपनी जो नियम कानून थे वो नहीं रह गए। ठीक है, तो ये मेन चीज हमने कवर किया इसमें, और इसमें भी वही सेम चीज़ दिया हुआ है, तो मुझे लगता है मेजर चीज़ डिस्कस हो गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको फिर से मैं डिस्कस करूं। तो आप लोग देख सकते हैं राइट टू इक्वालिटी को एक बार आप रिवीजन कर लो चाहो तो। Right to equality, Article 14, equality before law. 15, provision of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. 16, equality of opportunity in matters of public employment. 17, abolition of untouchability. 18, abolition of titles, right to freedom. 19, guarantees to all citizens the 6 rights. तो ये याद रखना टोटल 6 अधिकार हैं, पहले 7 थे, वो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है यहाँ से, इसीलिए 6 बचे हैं। तो कितने अधिकार हैं ये पूछा जाता है, और कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है कि कौन से नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, प्लेस पीसेबल एंड विदाउट आर्म्स,
freedom to form association or unions, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any part of the territory of India, एंड ये देखो जो एफ था ओमिटेड यानी हटा दिया गया, जो प्रॉपर्टी का था, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आपको अपने ऊपर खुद से जो मतलब अपने ऊपर ही जो है गवाही देने के लिए जो बाध्य किया जाता है, तो उससे उससे संरक्षण है। इसी के बिहाफ पे जो नार्को टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट में एक इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन सोडियम, पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, बट सोडियम के साथ कुछ और एसोसिएटेड है उस इंजेक्शन का नाम। वो इंजेक्शन लगाने के बाद उसको शायद ये भी इंजेक्शन बोला जाता है कि झूठ मतलब सच बोलने वाला इंजेक्शन। तो उससे क्या होता है, इंसान पूरा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और जो सही सही रहता है वही वही बताता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये अगेंस्ट द आर्टिकल 20 है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस है। तो इसको मतलब डेलिबरेटली जानबूझ के और दंडित करके नहीं करा जा सकता है। कुछ कुछ उसमें तो उसको अलाउ नहीं है वो नियम, बट हाँ यह मैक्सिमम में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते विदाउट कंसेंट, यानी बिना बिना उसके सहमति के, जिससे आपको यानी जो एक्यूज्ड है उससे बिना सहमति के। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, यूथनेसिया और ये एक्टिव और पैसिव यूथनेसिया। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। आर्टिकल टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 में है, जिसमें आप कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार और उसका पालन कर सकते हैं। 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 में फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एंड 28 में फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। कल्चर एंड एजुकेशन में आ जाएगा आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 में राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो 29-30 में माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, इतना याद रखना। आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें यही है कि आपको अगर कोई समस्या है तो जो है इसके आर्टिकल 32 के तहत आप कोर्ट में उस समस्या के लिए आप जा सकते हैं। 36 में डेफिनेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। एप्लीकेशन अब डीपीएसपी 37 में है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक आर्टिकल है 42, जो इसमें दिया नहीं है। 42 में जो पेड लीव मिलता है फॉर मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर लीव, वो आर्टिकल 42 के तहत आता है, तो वो आप लोग याद रखना। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है वो आर्टिकल 40 में रखा गया है। 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है, आप लोगों को बताया ही था, डिस्कस किया था। तो मोस्टली इसमें जो मेजरली जितने क्वेश्चंस थे वो कर दिया है। कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन का ये आर्टिकल 45 में है, ये भी ध्यान से देख लेना। बाकी मेजरली चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। प्रोफेशन एक और है एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट का। आर्टिकल आर्टिकल 48 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि से रिलेटेड है 48। और उसके बाद में 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, जो अभी डिस्कस किया था हमने। तो बेसिकली इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो डिस्कस हो गई है। आर्टिकल 46 भी याद रखना है, प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अभी इनके लिए एक अमेंडमेंट हुआ है और स्पेशल कानून बना है, मैं वो ध्यान नहीं है कानून का नाम क्या है। तो ये इतने मेजर चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए एनी हाउ। और अगर इसको ढंग से आप पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे खासे इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे। इसको एक बार में नहीं याद होगा, कम से कम 5-7 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए हमने लास्ट में रिवीजन भी करा दिया। तो फिर किसी को कोई अगर इसमें कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। और लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कि क्या बुक कहाँ से ले।
कौन सी बुक से तैयारी करें? तो भाई मुझे अभी नज़र में कोई बुक नहीं मिला है। एक आर गुप्ता का था जिसमें वो एमसीक्यूज़ दिए हैं, अगर आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसमें और कुछ नहीं है, थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, और एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट फिर भी आप ले लो थोड़ा-सा। अगर 10-20 क्वेश्चन, 10-20 पेपर सेट उनका सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपका थोड़ा प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। लेकिन ये है कि आप ज़्यादा कोशिश करो अपने से, कुछ सोशियोलॉजी की जो थियरिस्ट हैं उनको पढ़ लो, सोशल वर्क का भी पढ़ लो, और क्रिमिनोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ लो, साइकोलॉजी थोड़ी सी पढ़ लो। मतलब पढ़ना सब पड़ेगा, भागने से नहीं होगा, और इस लेवल पे आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। तो मैं वही गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कंटेंट मुझे मिल रहा है वो आपको देता जाऊंगा, और जितना हो सकेगा मेरे से बेहतर मैं करने का प्रयास करूंगा। बुक ऐसे कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है? और आपको कोई अगर मिसलीड करता है तो उससे बचिए। 1000, 2000, 5000 का बुक या क्लास देने की बात करता है तो समस्या है ना? तो आप जितना हो सके मेहनत करो खुद से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।